चलिए बच्चों, अब हमें नई चीज़ की क्या डिस्कवरी करनी है। हमें देखना है कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज़ के लिए कोई फार्मूला होगा तो वो निकालना है। तो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज़ ये हमारी नई हेडिंग आएगी। क्या चीज़? ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज़। स्पेक्ट्रल सीरीज़ का हमें ओरिजिनेशन करना है, यही से हमने पढ़ना है रिडबर्ग फार्मूले के अंदर। रिडबर्ग फार्मूले के अंदर पढ़ना है इसे, ठीक है। यार आप ये बताओ कि आपने एनर्जी का फार्मूला पढ़ा क्या? जल्दी बताओ, एनर्जी का फार्मूला पढ़ा क्या? अभी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? -2kz², मतलब -2k²z²e⁴ वही वाला लगाओ यहाँ। क्या था? -2 था, k था, k² था, z² था, e⁴ था, π² था, m था, नीचे क्या था? n² था, और यहाँ क्या था? h² था। यही था ना, -2k² z²e⁴ π² m। यही था भाई, बताओ। π² ही था ना, m था, ठीक है, और क्या था? n² h² था, ठीक है। एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि डेल्टा E क्या होता है? E2 - E1 होता है। मान लो ऐसा होता है, E2 - E1, ठीक है। हाँ, ऐसे कुछ मान सकते हो, N2 N1 कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। N1 N2 कुछ भी हो सकता है, तो हमने ये मान लिया। अब आपको पता है डेल्टा E की वैल्यू क्या होती है? h फ्रीक्वेंसी होती है एनर्जी की, फोटॉन की एनर्जी होती है, डेल्टा E वहीं से मिलती है। देखो E2 क्या होगा? E2 में क्या चेंज होगा? ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक के एटम के लिए बात कर रहे हैं ना हम, एक एटम के लिए, तो Z भी सेम होगा, बट N चेंज होगा। N चेंज करेंगे तो देखो क्या होगा। अगर हम E2 बात कर रहे हैं तो -2 रहेगा, k² रहेगा, z² रहेगा, e⁴ रहेगा, π² रहेगा, m रहेगा, अपॉन n की जगह आएगा n2 का स्क्वायर, और यहाँ रहेगा h²। ये आपका पहला हो गया। E2 -E1 क्या है? E1। तो एक तो नेचुरल माइनस लगेगा और एक फार्मूले में ही माइनस चल रहा है, तो एक नेचुरल माइनस और एक फार्मूले का माइनस। फिर लगेगा 2, फिर लगेगा k², फिर लगेगा z², फिर लगेगा e⁴, फिर लगेगा π², फिर लगेगा m, नीचे आएगा n1 का स्क्वायर क्योंकि E1 है, और यहाँ आएगा h²। बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और समझदार लोग जो चीज़ कॉमन है उन्हें कॉमन लेंगे। तो डेल्टा E बराबर हुआ h के, और हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, k² कॉमन ले सकते हैं, z² कॉमन ले सकते हैं, e⁴ कॉमन ले सकते हैं, π² कॉमन ले सकते हैं, m ले सकते हैं, h² कॉमन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कॉमन ले सकते हैं। बोलो हाँ या ना? ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल सर, ले सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा? आप खुद ही देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सबसे पहले 1/n1 का स्क्वायर आएगा, और माइनस है 1/n2 का स्क्वायर। 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। बच्चों मैं कहना चाहता हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड अपॉन वेवलेंथ, न्यू इज इक्वल टू c/λ, c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है, तो वहीं से न्यू इज इक्वल टू c/λ आया। अब मैं चाहता हूँ ये 1/λ आप इसे रहने दो, hc को यहाँ भेज दो नीचे, तो देखो क्या बनेगा, 2k² z² e⁴ π² m अपॉन h² इंटू h हुआ h³ और नीचे चल रहा है c। h² के साथ hc आया तो h² इंटू h हो गया h³, और यहाँ है c, और यहाँ पे चल रहा है बेटा कितना? 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये आपका चल ही रहा है। मैं आपसे कहने क्या चाहता हूँ कि आप 1/λ ही रहने दो, या तो 1/λ को v बार लिख लो। v बार होता है वेव नंबर, वेव का क्या होता है? नंबर। यहीं से आपका रिडबर्ग फार्मूला बनेगा। और आप एक काम करना कि आपने क्या करना है कि लेट 2k² z² e⁴ π² m अपॉन h³ को हमने लिख लेना है कैपिटल R। क्या सर ये कैपिटल R क्या है? गैस कॉन्स्टेंट? नहीं बेटा,
ये है रेडबर्ग कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? रेडबर्ग फार्मूला है तो कौन सा कांस्टेंट है? रेडबर्ग का कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 1.097। यूनिट यहीं से बनाएंगे। देखो क्या होगी, नंबर है ये, इनको तो छोड़ो, ये दोनों नंबर हैं और ये इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू इंटू नंबर, वैल्यू ही होगा 1/λ। 1/λ, लैम्डा मीटर में होता है तो ये मीटर इन्वर्स में होगा, तो 1.097। इसे मत नेगलेक्ट करना, पूरा लेना, इंटू 10⁻7 आएगा। तो 1.097 इंटू 10⁻7। आप ये सारी वैल्यू डाल सकते हो ना, के की वैल्यू, जेड भी हम किसका ले रहे हैं? हाइड्रोजन एटम का लेंगे। बट अगर आपको जेड भी मत लेना, नहीं लेना है तो आप जेड स्क्वायर भी बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जेड स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो हाँ, फिर जेड को छोड़ के ये सारे 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स क्या बन जाएगा आपका? रेडबर्ग कांस्टेंट बन जाएगा। याद रखना है, प्लस पावर है, ठीक है। ये रेडबर्ग कांस्टेंट है। एक और रेडबर्ग कांस्टेंट आएगा, वो बाद में बताऊंगा। तो आप पे देखिए अब क्या नई चीज़ बनी। नई चीज़ देखिए आप पे कुछ ऐसी बनी कि ये है 1/λ, ठीक है। 1/λ कुछ और नहीं है, वेव नंबर के बराबर है वी बार के, और 1/λ इसके बराबर था और ये था और जेड स्क्वायर था। तो ये चीज़ तो क्या बन गई? कैपिटल आर, और साथ में क्या है? 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चल रहा है? जेड स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यही आपका रेडबर्ग फार्मूला हो गया। यहीं से स्पेक्ट्रल लाइंस आती है। अब देखो कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। स्पेक्ट्रल लाइंस होता कुछ नहीं है, हम ही देखते हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता क्या है। उसमें तरह तरह के ट्रांजिशन होते हैं। N1 कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5, और N2 कुछ भी हो सकता है, जैसे वो भी हो गया 2 3 4 5 6 ऐसे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो सकता है भाई? वो पहले लेवल से दूसरे में जाए, पहले से तीसरे में जाए, पहले से चौथे में जाए, पहले से पाँचवें में जाए, पहले से छठे में जाए, दूसरे से तीसरा, दूसरे से चौथा, दूसरे से पांचवा, दूसरे से छठा, तीसरे से चौथा, तीसरे से पांचवा, तीसरे से छठा, चौथे से पांचवा, चौथे से छठा, पांचवे से छठे, ऐसे ऐसे वो जा सकता है। और इसी के ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग हमें वेवलेंथ या वेव नंबर मिलते रहेंगे। तो उनसे हमने एक पर्टिकुलर टाइप की 5 सीरीज़ बनाई है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंट। ये हाइड्रोजन के ट्रांजिशन, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसके ट्रांजिशन की सीरीज़ है, ठीक है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले लाइमन में ही बाल्मर निकाली गई थी, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको किस किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेंज में ये पड़ती भी है, और साथ में हम इसे देखेंगे भी ये क्या चीज़ है, ठीक है। गुड। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, रेडबर्ग फार्मूला आपने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइन्स। देखो बोहर ने स्पेक्ट्रल लाइन्स जो निकलने वाली है हाइड्रोजन की, उसका एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया। बट बोहर के एटॉमिक थ्योरी से पहले भी बहुत से साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज़ क्या क्या होगी। सबसे पहले आए थे बाल्मर, उन्होंने सबसे पहले प्रेडिक्ट करा, फिर लाइमन आए, फिर पास्चेन आए, और बोहर ने 2 और प्रेडिक्ट कर ली थी जो बाद में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करी, किसने? ब्रैकेट और फंड ने, ठीक। तो आप ये देखिए क्या है, हेडिंग का नाम है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की हमें स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बात करनी है। क्या क्या थी देखो, सबसे पहले तो बोली जाती है लाइमन सीरीज, ठीक है। ले यही बना लेंगे। फिर लाइमन के बाद सीरीज आती है बाल्मर सीरीज। ले के बाद आ गया भाई, और बाल्मर सीरीज सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, सबसे पहले बाल्मर ने ही ये डिस्कवर करा था, ठीक है। लाइमन के बाद बाल्मर आए, फिर आए पास्चेन सीरीज जिसको हम ले भाई पैसे, अब बंटा होता है, जो लेमन सोडा पीते हो तुम लोग वो है बंटा, तो ले भाई पैसे। चौथा है बंटा पी, ले भाई पैसे, पूरा नहीं आ पाएगा यहाँ पे ना, तो इसको हटा देते हैं।
तो ले भाई पैसे, तीसरा है पास्ट चिन्ह, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पैसे, ले भाई पैसे। चौथा बंटा, मतलब बालमर बंटा, बंटा होता है लेमन सोडा, बंटा। पांचवा है फंड, पी साइलेंट होता है, पी फंड बोलते हैं, वैसे फंड बोलते हैं इसे। तो ले भाई पैसे बंटा पी, ये ठीक है। क्या क्या है, लाइमन बालमर पास्ट ब्रैकेट पी फंड, ले भाई पैसे बंटा पी। अब है क्या, देखो ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताई थी। सबसे पहले डिस्कवर्ड हुई थी बालमर, पर हम लाइमन से चलाएंगे। तो 1/λ इज इक्वल टू आर 1/-1/n2 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे चलेगा। 1/λ इज इक्वल टू आर 1/-1/n2 का स्क्वायर। अब देखिए चलेगा क्या वो मैं आपको बता दूंगा। फिर यहाँ पे है 1/λ इज इक्वल टू आर 1/-1/n2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी यही चलेगा। 1/λ इज इक्वल टू आर 1-1/n2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी यही चलेगा। 1/λ इज इक्वल टू आर 1-1/n2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए होगा क्या, यहाँ एक चीज़ फिक्स होगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हमेशा पहले मतलब ग्राउंड स्टेट से करेगा, यहाँ पे दूसरे लेवल मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से करेगा, यहाँ पे तीसरे लेवल मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट से करेगा, यहाँ चौथे लेवल मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट से करेगा, और यहाँ पांचवा लेवल मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से ही हमेशा ट्रांजिशन होगा। ये आपको याद रखना है हमेशा ही, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1/λ इज इक्वल टू आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब देखो n2 हो क्या सकता है, तो आप खुद ही देखो, अगर 1 है तो 1 से 2 जा सकते हैं, 1 से 3 जा सकते हैं, 1 से 4 जा सकते हैं, 1 से 5 जा सकते हैं, एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे हमेशा ट्रांजिशन 2 से होगा तो कहाँ जा सकते हैं, तो 2 से 3 जा सकते हैं, 1 तो नहीं आ सकते, 2 से फिर 4 जा सकते हैं, 2 से फिर 5 आ सकते हैं, 2 से फिर 6 आ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे पास्ट चिन्ह, तो ये 3 से करेगा तो 3 से कहाँ जा सकते हैं, 3 से 4 जा सकते हैं, 3 से 5 जा सकते हैं, 3 से 6 जा सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें हम तो 1/λ इज इक्वल टू आर 4 है, तो 4 से कहाँ जा सकता है, 4 से 5 जा सकता है, 4 से 6 जा सकता है, 4 से 7 जा सकता है, ऐसे जा सकता है। अगर यहाँ 5 है तो 5 से कहाँ जा सकते हैं, 6 जा सकते हैं, 7 जा सकते हैं, 8 जा सकते हैं, सो ऑन। अब यहाँ पे 3 जो है, 3 इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती हैं, जो कौन कौन सी हैं, पास्चन, और ये ब्रैकेट है, बालमर क्यों लिख दिया सर, ओहो सॉरी ब्रैकेट, ठीक है, लाइमन बालमर पास्चन ब्रैकेट फंड, ले भाई पैसे बंटा पी। तो ये होती है, कहाँ पाई जाती है, इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है, ये भी इंफ्रारेड में पाई जाती है, पी फंड भी इंफ्रारेड में पाई जाएगी। तो लाइमन बालमर पास्चन ब्रैकेट फंड में से पास्चन ब्रैकेट और फंड कहाँ पाई जाएगी, इंफ्रारेड में पाई जाती है। एक पाई जाती है आपकी यूवी रीजन में और एक विजिबल। तो बालमर जनरली आपकी विजिबल रीजन में पाई जाती है, विजिबल रीजन, और ये वाली आपकी पाई जाती है यूवी रीजन में, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये आपकी क्या स्पेक्ट्रल सीरीज़ है, लाइमन बालमर पास्चन ब्रैकेट फंड, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ से या तो ये वेव नंबर के टर्म्स में निकलो या तो ये इसी के टर्म्स में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब जनरली मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जब आप देख लोगे तो मैं आपको यहाँ पे एक नोट लिखाना चाहूँगा, फिर हम एनर्जी लेवल डायग्राम देख के इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो नोट ये है कि अगर आपको सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, क्या चाहिए, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो आपको N2 क्लोज लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो N2 क्या लेना, N1+1 ले लेना। जैसे अगर लाइमन होगा तो लाइमन में लॉन्गेस्ट चाहिए, लाइमन शुरू होता है 1 से, ठीक है, लाइमन शुरू होता है 1 से, तो आप 2 ले लेना। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो लाइमन में कहाँ आएगी, लाइमन में आएगी अगर आपको 1 से कहाँ जाना है, 2 जाना है। बालमर में आएगी अगर आपको कहाँ जाना है, 2 से कहाँ जाना है, 3 जाना है। लाइमन बालमर पास्चन, पास्चन में आएगी अगर आपको 3 से कहाँ जाना है, 4 जाना है। फिर ब्रैकेट, ठीक है, ये बालमर है,
लाइमन, बाल्मर, पास्चर ब्रैकेट, ब्रैकेट में 4 से 5 जाओगे तब आपको सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। अब पी फंड में अगर आप 5 से कहाँ जाओगे, 6 से जाओगे तो आपको सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, ये हम न्यूमेरिकल में भी देखेंगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो आप N2 ले लेना इन्फिनिटी। क्या ले लेना? इन्फिनिटी। लार्जेस्ट चाहिए तो N2 जस्ट N1 से 1 ज़्यादा, जैसे लाइमन में 1 से जाते हैं तो 1 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर जाएंगे, 3 का स्क्वायर से 4 का स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और N2 में आपको इन्फिनिटी का स्क्वायर लेना पड़ेगा जो कि इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना स्पेक्ट्रल सीरीज़ के लिए। क्लियर है इतना? शाबाश। अब हम क्या देखें, अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, एक ही टॉपिक बचेगा, क्या? आयनाइजेशन और एक्साइटेशन पोटेंशियल, फिर ये ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ज़रा मैं इंक भर लूँ फिर आपको आगे पढ़ाता हूँ। चलिए बच्चों, ये देखिए, ये आपका क्या है? एनर्जी लेवल डायग्राम है। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या होता है, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं एनर्जीज हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये ट्रांजिशन है। क्या है? ट्रांजिशन। जैसे देखिए n = 1 है तो लाइमन का ट्रांजिशन क्या हो सकता है? 1 से कहाँ हो सकता है? 2 पे हो सकता है। 1 से कहाँ हो सकता है? 3 पे हो सकता है। 1 से कहाँ हो सकता है? 4 पे हो सकता है। ऐसे बाल्मर का 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, पास्चन का 3 से 4, 3 से 5, 3 से 6, ब्रैकेट का 4 से 5, 4 से 6, 4 से 7, पी फंड का 5 से 6, 5 से 7। ठीक है, बट यहाँ पे एक सबसे मेन बात क्या है, आप वो इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, En = -13.6/n² Z², है ना, कि जितनी जितनी हम वैल्यूज़ डालते जाएंगे या n जितना क्लोज होता रहेगा उतनी एनर्जीज़ क्या आती रहती हैं? कम आती रहती हैं। तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे जैसे n इंक्रीज़ होगा तो एनर्जी की लाइंस भी क्या आ जाएंगी? क्लोज आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? क्लोज। देखो कितने पास पास आ रही हैं, ये देखो 1 से 2 कितना दूर है, 1 से 3 कितना दूर है, पर पास्चन ब्रैकेट पी फंड का कितना पास पास आ गया। तो यही आपको एनर्जी लेवल डायग्राम ठीक से बनाना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, ये आपको आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम पे नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो क्या है कि डी ब्रॉगली ने अपने मैटर वेव हाइपोथेसिस से कैसे बोहर का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो वही हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी, ये आप ठीक से बना लेना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? डी ब्रॉगली मैटर वेव एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। वही हम देखना चाहेंगे, हमने पहले भी कवर करा है डुअल नेचर में, यहाँ पे भी कवर करेंगे। डी ब्रॉगली मैटर वेव एक्सप्लेनेशन, मैटर वेव एक्सप्लेनेशन, डी ब्रॉगली मैटर वेव एक्सप्लेनेशन फॉर बोहर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। बोहर्स के क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के लिए डी ब्रॉगली का मैटर वेव का क्या एक्सप्लेनेशन है, ये हमें समझना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, बोहर ने अपना क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल दिया था लगभग 1913 में, उसके 10 साल बाद लगभग 1923 में डी ब्रॉगली ने इसी को ही सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन करा। डी ब्रॉगली ने बस इतना बोला कि whenever an electron is at स्टेशनरी ऑर्बिट, जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में हो, इट मस्ट बिहेव एज पार्टिकल वेव। वो इसने अपना कंसेप्ट इसमें डाल दिया कि इनका मैटर वेव वाला था, वही इन्होंने बोला इट मस्ट बिहेव एज पार्टिकल वेव, या मैटर वेव के जैसे इसे बिहेव करना चाहिए। किसको? इलेक्ट्रॉन को। कहाँ? स्टेशनरी ऑर्बिट में। देखिए कैसे लगाया, हमें तो यहीं तक पहुँचना है कि mvr = nh/2π हम लगा लेंगे। देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको पता है वो क्या होती है? h/ मोमेंटम होती है p, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये इन्होंने बोला था, ये कहाँ से आया? डी ब्रॉगली से आया। अब हमें एक और चीज़ पता है कि डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि जो डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में जो डिस्टेंस कवर्ड करेगा वो देखो क्या है। अगर हम उसे वेव के टर्म में देखें तो लैम्डा के टर्म्स में बोलना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा n लैम्डा। बट अगर हम उसी इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के टर्म में देखें
तो पार्टिकल के टर्म में यार वो कैसे डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2πr, किसके जैसे, 2πr के जैसे, है ना। कि अगर इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर हम इसे वेव के टर्म्स में देखें, क्योंकि इसके डुअल नेचर होते हैं, दोनों ही नेचर होता है, तो वो करेगा लैम्डा के टर्म्स में n लैम्डा, और डिस्टेंस अगर पार्टिकल के टर्म में देखें तो 2πr। तो यहीं से देखो अगर हम लैम्डा की वैल्यू डालें, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, h/mv है, और यहाँ पे कितना है, 2πr है, कितना है 2πr। तो बस आ ही गया। आपने क्या करना है, mv को उधर भेजना है, 2π को इधर लाना है, तो nh है ही, 2π कहाँ आया, नीचे आया, mv कहाँ गया, r के साथ ऊपर गया। तो देखो ये आ गया, देखो बोहर का क्या क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, किसके अकॉर्डिंग, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग। देखो डी ब्रॉगली ने ये बोला था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होगी h/p h/mv, और डिस्टेंस कवर्ड बाई इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, डी ब्रॉगली ने ऐसा माना कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है, तो अगर वो वेव के जैसे करेगा तो n लैम्डा हो जाएगा, और पार्टिकल के जैसे करेगा 2πr हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू डालो, रीअरेंज करो, अपने दिमाग में सोचो क्या था बोहर का सेकंड क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, NH/2π mvr, तो 2π को नीचे भेजा, mv को ऊपर भेजा, आपका आ गया। ठीक है, तो ऐसा आपको ये प्रूफ करना है भाई, कर लोगे, शाबाश। चलिए, तो इतना ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं बोहर थ्योरी के क्या क्या लिमिटेशन हैं। तो जैसे ये रीमान इफेक्ट जो होता है स्पेक्ट्रल लाइंस का, स्प्लिटिंग, उसको नहीं बता पाया, कॉम्पटन इफेक्ट को नहीं बता पाया, स्कैटरिंग को नहीं बता पाया, तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो हम देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ बोहर थ्योरी, बोहर थ्योरी के डीमेरिट्स क्या क्या हैं। तो देखो पहले तो ये है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ओनली एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम है, मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशी, उसी तक ये वैलिड है। दूसरा क्या है भाई, बोहर की थ्योरी ने जनरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बताया, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसने वेव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन को अकाउंट में नहीं लिया, जो बाद में डी ब्रॉगली ने लिया। तो इट डजंट टेक वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ये ले नहीं पाए जो डी ब्रॉगली ने बाद में लिया। कांट एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक तो ये कॉम्पटन इफेक्ट, जो स्कैटरिंग होती है, जो बाद में हमें आइंस्टीन ने भी बताया अपने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में स्कैटरिंग के बारे में, वो यही नहीं बता पाए। ये रीमान इफेक्ट नहीं बता पाए, जो क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में, क्लास 11th में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में, जो होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, उसके बारे में ये बता नहीं पाए। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसके बारे में ये बता नहीं पाए। और भी बहुत सारी चीज़ें, रिलेटिव इंटेंसिटीज़ के बारे में ये बता नहीं पाए। तो काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी। ठीक है, अब जैसे ये हमेशा इट टेक्स सर्कुलर ऑर्बिट, इन्होंने सिर्फ सोचा कि सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे, वाइल समरफील्ड जो हमारे साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट, उन्होंने इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में भी बताया। इलिप्टिकल ऑर्बिट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं। देखो इलिप्टिकल ऑर्बिट भी हो सकता है। पांचवा, रिलेटिव इंटेंसिटीज़ के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, ठीक है, तो डजंट अकाउंट फॉर, बट इनमें कुछ कुछ खामियां थी, फायदे तो बहुत सारे थे। डजंट अकाउंट फॉर रिलेटिव इंटेंसिटीज़, एक तो रिलेटिव इंटेंसिटीज़ मतलब आपस में कैसा रिलेशन है, और फाइन स्ट्रक्चर क्यों आता है स्पेक्ट्रल लाइंस का, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। ये जब हायर क्लास में जाओगे आप, तब आपको पता चलेगा सर किस बारे में बात कर रहे हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस के फाइन स्ट्रक्चर के बारे में भी इन्होंने कुछ बताया नहीं। तो ये इनके डीमेरिट्स हैं, याद रखिएगा। क्लियर, शाबाश।